हाँ, तो आज अपन लोग क्या चालू करने वाले हैं? फेगोसाइटोसिस, और साथ में उसके साथ क्या पढ़ रहे होंगे? ऑटोफेगी, ठीक है ना? तो देखो, ये चालू करने के पहले मैं बता दूं कि जो अपना ये नोट्स रहेगा ना, इस नोट्स का पीडीएफ मैं किस पे डाल दूंगा? अपने टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या रहेगा? टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा मेडिको, ठीक है ना? और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो उससे आप अवेल कर सकते हो। बेसिकली दिक्कत क्या होता है ना, वीडियो देख लेते हैं पर आदमी का फिर याद करते हैं तो याद आता है कि इधर साइड कुछ था, फिर इधर कुछ साइड कुछ था, पूरी जगह फैला हुआ है पर याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए रिवाइज करने के लिए मैं नोट्स को भी अपने में डाल दे रहा हूँ, आराम से उसको पढ़िए आप, ठीक है? तो अपन लोग चालू करते हैं। क्या दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फेगोसाइटोसिस, और सिंपल टॉपिक है फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगी, 5 नंबर में आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक ठाक, ज़्यादा डीप में भी नहीं पर बहुत सुपरफिशियली भी नहीं, ठीक ठाक तरीके से अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली फेगोसाइटोसिस समझने के पहले ना साइटोसिस को समझो। साइटोसिस मतलब खाना। तो अगर खाना को खा रहे हो तो उसको अपन लोग बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, और पानी को पी रहे हो तो उसको अपन लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, सिंपल। तो देखो, प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को अपन लोग क्या बोल रहे हैं? फेगोसाइटोसिस। जबकि लिक्विड पार्टिकल्स के इनगल्फमेंट को क्या बोल रहे हैं? पिनोसाइटोसिस, ठीक है? तो इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, देखो खाना खाओगे पहले तुम देखोगे ना, मान लो प्लेट पर ऐसे टेबल रखा है, उस पर एक मान लो क्या बोलते हैं टॉर्च रखा है, एक बर्गर रखा है, एक घड़ी रखा है, तो तुम पहले रिकॉग्नाइज करोगे ना कि खाने वाली चीज़ क्या होती है। तो खाने वाली चीज़ का रिकॉग्निशन करना, और फिर उसको पकड़ोगे तो उसका अटैचमेंट, ठीक है ना? फिर पकड़ के खाओगे तो सिंपल सी बात है, इनगल्फमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और जब खा लिए तो अंदर फिर उसको पचाओगे, डिग्रेड करोगे, तो वही किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल, जैसे तुम करते हो वैसे ही अपना अपने अंदर चल रहा होगा फेगोसाइटोसिस, सिंपल। क्या क्या पार्ट्स हैं? पहला अपना क्या हो गया? रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है? अपना इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और तीसरा पार्ट क्या हो जाता है? किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल्स, सिंपल। तो पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझो। तो रिकॉग्नाइज मतलब बेसिकली अपने अंदर फेगोसाइटोसिस कर कौन रहे होंगे? मैक्रोफेजेस। तो देखो, मैक्रोफेजेस के पास कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, एम और एस। एम रिसेप्टर्स को क्या बोलेंगे? मैनोज रिसेप्टर। और एस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे अपन लोग? स्केवेंजर रिसेप्टर, सिंपल। अब देखो ये क्या होता है, ये रिसेप्टर्स जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, यानी खाएंगे तो पहले रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे ना, फिर अटैच होकर खा लेंगे उसको। तो देखो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे? या तो माइक्रोस को, पर माइक्रोस बहुत छोटे होते हैं तो ये दिखते नहीं है। तो क्या होता है, अपना बॉडी उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देता है, जैसे मान लो माइक्रोव है, उसके ऊपर ऐसे कोटिंग लगा दिया कुछ मटेरियल का, तो ये बड़ा सा हो गया। तो अब अपना माइक्रोव बोलेगा अच्छा ये तो खाने की चीज़ है, तो इसको खा लेगा, सिंपल। तो या तो माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, या तो माइक्रोब्स कोटेड विद ऑप्सोनिन्स, ठीक है ना? तो ऑप्सोनिन क्या होते हैं? सीरम में, अपना सीरम समझते हो ना? सीरम, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को अपन लोग सीरम कहते हैं। तो सीरम में ये प्रोटीन घूम रहे होते हैं, अपना ब्लड में ये प्रोटीन घूम रहा है बेसिकली। अब जहाँ पे माइक्रोब दिखा तो उसके अराउंड से चिपक गया, सिंपल। तो ये सीरम डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। और इस प्रोसेस को, कि माइक्रोब्स को चारों तरफ से ऑप्सोनिन से घेर देने को क्या बोलेंगे अपन लोग? ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? ऑप्सोनाइजेशन, सिंपल, ठीक है ना? तो देखो अभी तक क्या समझे अपन लोग? खाता कौन है? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज के पास रिसेप्टर होने चाहिए। कौन से दो रिसेप्टर है? एक मैनोज रिसेप्टर है, और दूसरे रिसेप्टर का नाम क्या है? स्कैवेंजर रिसेप्टर। इन दोनों ने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, किसको? माइक्रोब्स को, या तो फिर माइक्रोब्स जो कि ऑप्सोनिन से कोटेड है। और प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनिन कोटिंग को अपन लोग क्या कहते हैं? ऑप्सोनाइजेशन, सिंपल। तो ऑप्सोनिन के बारे में सोचते हैं अपन लोग के पास कितने ऑप्सोनिन है। तो एल तो जानते होगे ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उससे अपन लोग ट्रिक बनाए हैं। एल से अपन लोग बनाए हैं लेक्टिन। आई से अपन लोग बनाए, आई सिंपल है, एंटीबॉडी के नाम पे, आईजीजी। आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्यूट एंटीबॉडी में, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबॉडी बढ़ता है, और क्रोनिक में कौन सा बढ़ता है, ये कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? और तीसरा अपना हो गया C3b ऑप्शन इन, C3b ऑप्शन इन, इस C3b समझे? कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो देखो तीन अपने पास अपना ऑप्शन इन प्रोटीन्स आ गए सीरम में जो प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन आ गया? लैक्टिन। दूसरा कौन आ गया? एंटीबॉडी। और तीसरा कौन आ गया? कॉम्प्लीमेंट C3b, सिंपल। तो देखो लैक्टिन प्रोटीन क्या करता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है, सिंपल सा काम इसका, किससे बाइंड करना? कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करना। और कार्बोहाइड्रेट तो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे होती है ना, तो वहाँ से क्या उससे बाइंड कर देता है जाके, और उसको पूरा कोटिंग कर देता है, सिंपल। तो लैक्टिन क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि बैक्टीरिया से बाइंड होता है। और फिर अब बाइंड हो गया तो फिर अपना जो न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफिल, न्यूट्रोफिल है और अपना मैक्रोफेज, उन सबको अट्रैक्ट करता होता है, अट्रैक्ट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स, सिंपल, ठीक है ना? पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। फिर दूसरा पार्ट अपना क्या हो गया? आईजीजी, जो अपन लोग बोले। तो आईजीजी मतलब क्या? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का तो काम ही होता है एंटीजन से बाइंड करना, तो वही नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी है। और ये इसका जो कांस्टेंट फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट होता है किसी भी एंटीबॉडी में, ये
और ये, तो ये वाला पार्ट वेरिएबल है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाला फ्रेगमेंट जाके उससे बाइंड हो जाता है और फिर वही रिकॉग्निशन और अट्रैक्शन कराता है किसका, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स का। फिर अपना ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे से एक्टिवेट होगा, फाउंड बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जब ये फाइनल प्रोटीन बना एक्टिवेटेड पार्ट, ये जाके कोटिंग कर देगा और फिर वही अट्रैक्ट कर देगा पॉलीमॉर्फो। अंत में अट्रैक्ट करना है किसको, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स को। सिंपल, कुछ नहीं याद हो रहा तो पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स को ये समझ लो इम्यून सेल से एक्टिव इन्फ्लेमेशन में काम आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अपन लोग ने क्या किया, मैनोज और स्कैवेंजर रिसेप्टर के थ्रू माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया या फिर माइक्रोब्स कोटेड विद ऑप्सिन को रिकॉग्नाइज किया। तो ऑप्सिन कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, एल, आई और सी। एल से क्या मिलता है, लैक्टिन। आई से क्या मिलता है अपना, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी का एफसी फ्रेगमेंट। और सी से क्या मिलता है अपने को, C3b ऑप्शन इन पाथवे, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, ये अपना हो गया रिकॉग्निशन वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या था, जैसे ही अपन लोग रिकॉग्नाइज और पकड़ लिए उसको, तो अब अपन लोग उसको अपने अंदर लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो देखो इनगल्फ कैसे करेगा, मैक्रोफेज था, इसने ये ऑप्शनाइज पार्टिकल जो था उसको अपना ये पार्टिकल इस रिसेप्टर से बाइंड किया और फिर इससे अटैच हो गया, ठीक है ना। तो अटैचमेंट ऑफ ऑप्शनाइज पार्टिकल टू मैक्रोफेज हुआ। अब मैक्रोफेज में कुछ चेंजेस आएंगे तो इसके अंदर क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। अब स्यूडोपोडिया जैसे ही बना, फिर नीचे का क्या होता है ना, इसके नीचे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट्स एक्टिन फिलामेंट बिनीथ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसको एक्टिवेट किए तो अब फैगोजोम का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा फैगोजोम का फॉर्मेशन, बेसिकली वो जो ये अपना ये फिंगर लाइक पोजिशन बना था ना, तो ये डिटैच हो जाएगा और ये अपना बन जाएगा, तो ये डिटैच होकर एक नया मेम्ब्रेन बना देगा। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच फ्रॉम द पार्टिकल, उससे हट जाएगा और मेम्ब्रेन इनक्लोज कर देगा। यहाँ से डिटैच हुआ और इनक्लोज कर लेगा फेगोसाइटिक पार्टिकल को। तो मेम्ब्रेन इनक्लोज फेगोसाइटिक वैक्यूल्स बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। उसी स्ट्रक्चर को अपन लोग फैगोसोम कह रहे हैं, सिंपल, समझे। तो क्या हुआ, मैक्रोफेज था, उसने ऑप्शनाइज पार्टिकल को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। तो उसने पहले क्या किया, स्यूडोपोडिया फॉर्म करवाया। स्यूडोपोडिया फॉर्म कराने के बाद क्या, फैगोसोम बनवाएगा और फिर फैगोलाइजोसोम बनवाएगा। पढ़ेंगे तो फैगोसोम कैसे बन रहा है, एक्टिन एक्टिवेट हुआ तो मेम्ब्रेन डी अटैच हुआ अपने से, और डी अटैच होकर एक मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसाइकल या फिर वैक्यूल बना दिया अराउंड इनगल्फ पार्टिकल्स, ठीक है। इस वैक्यूल का अपन लोग क्या बोलेंगे, फैगोसोम। अब फैगोसोम का जो मेल किससे होगा, लाइजोजोम से। तो फैगोजोम प्लस लाइजोजोम क्या हो जाएगा, फैगोलाइजोजोम। बस यहीं तक बनाना, इनगल्फमेंट तक इतना ही है। क्या क्या हुआ, रिसेप्टर ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, इनगल्फ करने की कोशिश की, कैसे, स्यूडोपोडिया बना के। स्यूडोपोडिया के बाद एक्टिन एक्टिवेट हुआ, एक्टिन एक्टिवेट होते ही फैगोजोम बन गया, क्योंकि एक्टिन तोड़ेगा तो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन डी अटैच हो जाएगा और एक नया मेम्ब्रेन बना देगा अराउंड इनगल्फ पार्टिकल्स, और उसी स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोल रहे होंगे, फैगोजोम। तो फैगोलाइजोजोम क्या हुआ, फैगोजोम प्लस लाइजोजोम, फैगोलाइजोजोम, सिंपल। अब स्टेप 3 देखते हैं। तो स्टेप 3 क्या है अपना, किलिंग एंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो देखो, या तो उसको मार दो, और जब मार दिए तो जो उसके सब्सटेंस है उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से डिग्रेड कर दो, तोड़ दो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में। तो पहले मारना पड़ेगा। तो मारने के मैकेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेल के अंदर चल रहे हैं और एक बाहर से भी कुछ आ सकते हैं। तो सेल के अंदर चलने वाली चीज़ को अपन लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर मैकेनिज्म, और सेल के बाहर जो चल रहा होगा उसको अपन लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो देखो इसमें भी 2 होता है, एक ऑक्सीडेटिव जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एक होता है अपना क्या, नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियासाइडल एक्शन। समझेंगे कैसे हो रहा है। तो देखो पहले ऑक्सीडेटिव को समझते हैं, ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियासाइडल एक्शन। तो अगर एमपीओ माइलो परऑक्सीडेज एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एमपीओ डिपेंडेंट पाथवे। अगर माइलो परऑक्सीडेज एंजाइम का यूज़ नहीं हो रहा तो माइलो परऑक्सीडेज इंडिपेंडेंट पाथवे, सिंपल। तो देखो क्या हो रहा है, अपने बॉडी, अपने मतलब बैक्टीरिया के अंदर, वो माइक्रोफेज के अंदर ये प्रेजेंट ही रहता है उनके पास। इसका क्या बोलते हैं, इसका अपना डब्बा ये लोग रखे रहते हैं। कौन सा डब्बा, H2O2, मतलब क्या, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका फॉर्म मतलब डब्बा रखे रहते हैं। तो देखो अगर उनके पास माइलो पेरोक्सीडेज एंजाइम है और साथ में हैलाइड, हैलाइड समझते हो ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड ये सब, तो उसके प्रेजेंस में इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, हाइपोहेलस एसिड, बेसिकली खतरनाक से एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और ये एसिड क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को मार देगा, सिंपल। सिमिलरली अगर उसके पास माइलो पेरोक्सीडेज नहीं है पर डब्बा तो था ही ना अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो वो बोलेगा कि देखो ऑक्सीजन है अपने पास, आयरन है, बस उसके हेल्प से अपन को किस में कन्वर्ट कर देगा, परऑक्स हाइड्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों में कन्वर्ट कर देगा। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या फिर आयरन के प्रेजेंस में। तो आयरन के प्रेजेंस में कर रहा है तो किस, सिंपल, आयरन को फेरस कहते हैं तो फेंटोन रिएक्शन। और ऑक्सीजन हम लोग हेबर्स प्रोसेस पढ़े थे ना, तो वहीं से इसको डिराइव किया गया है, हेबर्स वीज रिएक्शन, सिंपल, समझे। तो इंटरसेलुलर मैकेनिज्म मारने के लिए कैसे, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों तरीके से चलता है। ऑक्सीडेटिव वाले में समझ रहे हो, बेसिकली इसका जो अपना ऑक्सीडेटिव स्टेट है उसका इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं अपन लोग। यहाँ -1 से
-2 मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेटिव। तो देखो H2O2 से क्या बन गया, हाइपोलस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ माइलोपेरोक्सीडाइज, जबकि इसमें H2O2 से क्या बना, हाइड्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर आयरन, सिंपल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म की बात करें तो बाहर से क्या आ सकता है, या तो ग्रेन्यूल्स, प्रोटीलाइटिक इफेक्ट करने वाले छोटे छोटे ग्रेन्यूल जो तोड़ेगा सेल को आके अंदर वाले कंटेंट को, या फिर एंटीबॉडी आ रहा है, या तो साइटोलाइसिस सेल ही तोड़ दे रहा है उसको, तो बाहर से इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी है इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में उसकी याद कर ली, ग्रेन्यूल्स आते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जाते हैं जैसे कि एंटीबॉडी और साइटोलाइसिस, सिंपल। तो ये अपना फेगोसाइटिस कंप्लीट हो गया। तो इन जनरल थोड़ा मोड़ा समझाऊँ तो क्या है, अगर सेल खाना खा रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। उसके 3 स्टेप है, पहले रिकॉग्नाइज और अटैच करेगा, दूसरा फिर उसको इनगल्फ करेगा, और तीसरा फिर उसको किल करेगा, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ 2 रिसेप्टर्स, मैनोज रिसेप्टर्स एंड स्कैवेंजर रिसेप्टर। रिकॉग्नाइज किया, अब नॉर्मल माइक्रोब को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो किसको रिकॉग्नाइज करता है, ऑप्सोनिन को रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्सोनिन भी 3 टाइप के होते हैं, LIC, L मतलब क्या, लैक्टिन, आई मतलब क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG FC फ्रेगमेंट, और सी मतलब क्या, C3b पाथ, C3b प्रोटीन हो गया, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद उसको इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के लिए उसने अपने अंदर स्यूडोपोडिया बनवाया, और स्यूडोपोडिया के नीचे जो एक्टिन फिलामेंट था वो टूटने लगा, तो मेम्ब्रेन डी अटैच होगा और एक मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल बनाएगा अराउंड द इनगल्फ बैक्टीरिया। उसको अपन लोग क्या बोल रहे होंगे, फेगोजोम। और फेगोजोम जब लाइवोजोम से फ्यूज़ करता है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, फेगोलाइजोजोम, सिंपल। अब जब ये फ्यूज़ हो गया तो अब अंदर होगा डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन, अगर आपके पास माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम है तो उसके प्रेजेंस में इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म 2 होते हैं। मेन इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म से अपन लोग उसको पहले किल करेंगे, किल मतलब पहले मारेंगे, और मारने के बाद उसको डिग्रेड कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे। तो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म में 2 है, अगर MPO है तो उसके कारण क्या बना रहे होंगे, हाइपोहेलस एसिड, वो तोड़ देगा पूरे बैक्टीरिया को, बैक्टीरियासाइड रिएक्शन कराएगा। और अगर अपने पास माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं है तो अपन लोग किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऑक्सीजन का और आयरन का। वो उसके हेल्प से कन्वर्ट कर देगा उसको हाइड्रोक्साइड और अपना सुपर ऑक्साइड में, वो तोड़ देगा, सिंपल, समझे। ये हो गया फेगोसाइटोसिस। अब छोटा सा टॉपिक एक क्या है, ऑटोफेगी, वो समझते हैं। तो ऑटोफेगी समझते हो, खुद कोई खा लेते हैं, जैसे मान लो मैं पूरा शरीर है, ठीक है ना, अगर मैं अपना धीरे धीरे हाथ खराब हो गया तो मैं खुद ही खा के ख़त्म कर देगी, हट अपने, नहीं तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अगर दूसरा हाथ खराब हो गया उसको भी खा के फेंक दिया, नया रिजेनरेट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं, सिंपल। तो उसको समझते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली ये एक सेलुलर प्रोसेस है, उसका काम क्या होता है, रिसाइकल करना या फिर डिग्रेड कर देना अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को जो कि खराब हो गए, सिंपल। क्या टारगेट है, रिसाइकल और डिग्रेड। तो इसमें देखो 3 का ऐसे ट्रायंगल बना लो, तो इससे ये तो याद रहेगा कि पहले इंड्यूस होगा, इंडक्शन उसका, फिर कैसे एक्शन होगा, और फिर बाद में उसको नॉर्मल, ऐसा नहीं ना, जैसे मान लो खाने लग गया मैं, तो पता चले एक हाथ खाया मज़ा आ गया तो दूसरा हाथ भी खाने लग गया, फिर जबकि वो ठीक भी था, तो उसको एक रेगुलेट करना पड़ेगा ना, तो रेगुलेशन आता है। तो इंड्यूस किस कारण से मैंने खाना चालू किया, कैसे खा रहा हूँ मैं, और फिर उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, तो इसको एक पाथवे याद कर लो, ठीक है ना। तो पहले इंडक्शन, एक्शन और रेगुलेशन। तो देखो इंडक्शन क्या होता है, किन कारण से खा रहा हूँ, सेल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट कम हो गया तो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना पड़ रहा है, इसलिए अपन लोग को कुछ कुछ कंपोनेंट को तोड़ के उससे न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट डेरिवेशन, या तो फिर ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी नाटक हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कारण, इसलिए ऑक्सीडेटिव रिड्यूसिंग कंडीशंस का दिक्कत आता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और तीसरा क्या, अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उससे फाइट करने के लिए अपने को अपने कंपोनेंट्स को तोड़ के उसका कंटेंट निकाल के इसको मारना पड़ रहा है, तो इंटरसेलुलर पैथोजन के रिस्पॉन्स में। तो 3 पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, एक न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन करा दिए, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करा दिए, और इंटरसेलुलर पैथोजन। ये इसका इंडक्शन वाला पॉइंट है। इंडक्शन के कारण ये एक्शन कैसे ले रहा है, देखो अब छोटे छोटे कंपोनेंट को अगर तोड़ना है तो डायरेक्ट ही तोड़ देगा, तो माइक्रो ऑटोफेगी क्या होता है, डायरेक्टली इनगल सेलुलर कंपोनेंट उसको तोड़ देगा सेल। दूसरा अपना है मैक्रो ऑटोफेगी। ऑटोफेगी समझ रहे हो ना, बेसिकली फेगोजोम इसमें भी बन रहा होगा, पर इसमें छोटे छोटे डायरेक्टली इनगल्फ कर दे रहा है। मैक्रो ऑटोफेगी में क्या होता है, ऑटोफेगोजोम, जैसे वहाँ फेगोजोम बन रहा था तो यहाँ ऑटोफेगोजोम बनता है पहले, फिर ऑटोफेगोलाइजोम, वो सब बन उनके तोड़ेगा कंपोनेंट को, तो इसमें डायरेक्टली इनगल्फ करके तोड़ दे। जैसे मान लो देखो ये है अपना, ये पार्टिकल है, तो ये अपना बॉडी आया डायरेक्टली इसको इनगल्फ करके तोड़ ताड़ देगा। लेकिन अगर अपने को मैक्रो ऑटोफेगी करना तो एक बड़ा सा ऑटोफेगोजोम पहले बनाना पड़ेगा, फिर अंदर से इसको इनगल्फ करेगा वो, फिर मारेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर माइक्रो ऑटोफेगी होता है ना, तो इंजाइम रिलीज होता है, इंजाइम इसको डायरेक्टली किल कर देता है। कोई भी फेगोजोम, कोई भी वैक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल बनाने की जरूरत नहीं थी अपने को। तो समझे अंतर क्या, वो माइक्रो और मैक्रो में, इसमें डायरेक्टली इनगल्फ करके वो तोड़ दिया इंजाइम के से, मैक्रो ऑटोफेगी में ऑटोफेगोजोम बनाना पड़ रहा है, फिर डिस्ट्रॉय होगा। और एक अपना चॉपर से याद कर लो, चैप्रियन, ये प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्रियन मीडिएटेड ऑटोफेगी, ये स्पेसिफिक प्रोटीन को, अब इतना स्पेसिफिक
अपन लोग व्हीकल ला रहे हो तो स्पेसिफिक काम कर रहा होगा, तो क्या डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक प्रोटीन ओनली, पूरे सेल्स को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो अपन लोग ने इंडक्शन कैसे किया, न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, या फिर अपना इंटरसेलुलर पैथोजन। तो इसका एक्शन क्या हुआ, माइक्रो, मैक्रो और चैप्रियन मीडिएटेड ऑटोफेगी। तो अब उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, तो रेगुलेट करने के लिए अलग अलग पाथवे होता है। देखो ज़्यादातर जो सिग्नलिंग पाथवे होता है, रेगुलेशन वाला पाथवे होता है, जीन से रिलेटेड होता है, क्योंकि जीन जो है वो प्रोटीन बनाएगा। तो देखो एक तो ऑटोफेगी रिलेटेड जीन हो गया, ये तो याद अपने आप हो गया। याद क्या करना है, दो याद करना है, एक एमटोर पाथवे और एक एएमपी। ये मोटर से याद कर लो, मोटर एमटोर। तो एमटोर पाथवे, इसमें एक ओ लगाए तो ये मोटर ही बन जाता है ना, इसीलिए। तो एमटोर पाथवे और दूसरा एएमपी के पाथवे। आपका आज का काम क्या है इसमें कि एमटोर और एएमपी के का फुल फॉर्म बताना है कमेंट्स में, ठीक है ना। तो एमटोर पाथवे और एएमपी के पाथवे हो गया, और ऑटोफेगी रिलेटेड जीन्स हो गया, सिंपल। फंक्शन की बात करें, अब देखो ये समझ में आ गया, इंडक्शन, एक्शन और रेगुलेशन। तो इसके कारण ये सब जो हुआ उसके कारण क्या फ़ायदा, जैसे मान लो सेल एज हो गया तो उसको अपने आप खा के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, और अगर ये सही नहीं चलेगा तो अपने अंदर डिजीज हो जाएगा। वही तो डिसरेगुलेशन अगर इसका हो गया तो डिजीज हो जाएगा, क्योंकि एजिंग के बाद भी सेल मर नहीं रहा है। दूसरा, सेल को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, कि डैमेज ऑर्गेनल को साफ़ कर दिया, या अगर अपने को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए यूज हो सकता है। तो तीन पार्ट समझ में आया। एजिंग में इसका हेल्प आता है, अपना सेलुलर कंपोनेंट अगर डिस्ट्रॉय हो तो उसको ठीक करने में, डैमेज ऑर्गन को ठीक करने में काम आता है, और अपना न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में काम आता है, समझे। एक याद कर लो ये एमसीक्यू पॉइंट कि इसका मार्कर क्या होता है। ये आलसी लड़की दिख रही है ना, तो आलसी, आलसी को अपन लोग एलसी लिख सकते हैं ना, तो एलसी थ्री प्रोटीन होता है। ये किससे डिराइव होता है ये मत याद करो, पर ये याद कर लो किससे डिराइव हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो लाइट चेंज होते हैं ना, 1A 1B, उनमें से डिराइव हो रहा होता है। पर ये याद कर लो बस कि LC3 होता है मार्कर इसका, ठीक है ना। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो अपन लोग ने ऑटोफेगी पढ़ लिया और फेगोसाइटोसिस। ऑटोफेगी में कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लेना कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इनगल्फमेंट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अपना खुद को खा रहे हैं अपन लोग, खुद को, फेगोसाइटोसिस को ही। ऑटोफेगी ऐसी बना ही है, ऑटो मतलब खुद का और फेगो मतलब फेगोसाइटोसिस। जब आदमी खुद का ही फेगोसाइटोसिस कर लेंगे तो उसको ऑटोफेगी कहते हैं। उसमें 3 स्टेप था, इंडक्शन, एक्शन और रेगुलेशन, और फंक्शन तो हो गई, सिंपल, समझ गए। चलो।